हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रगति। आज फिर से आपके साथ हूँ। होप सो गाइज आप सब अच्छे होंगे, घर में रेगुलर वे में अपनी एक्सरसाइज कर रहे होंगे एंड फुल जॉइंट एक्सरसाइज आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके की आज की सेडेंटरी लाइफ है उसमें हमें एक्सरसाइज करना तो बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और होप सो आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरालिजिया। जी हाँ, ट्राइजेमिनल न्यूरालिजिया को हम सुसाइड डिजीज़ भी कहते हैं। सुसाइड डिजीज़ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पहले के ज़माने में किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था, तो पेशेंट जो है कई बार सुसाइड कर लेते थे, तो इस वजह से इसका नाम सुसाइड डिजीज़ भी पड़ा था। बट अब ऐसा नहीं है, अब काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट आ चुके हैं जिसके द्वारा जो है इसे काफ़ी हद तक आराम पेशेंट को दिलाया जा सकता है। गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा बेल आइकन दबा दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वे में मेरी जो वीडियो है वो मिल पाए। चलिए गाइस, बात करते हैं आगे। गाइस, इसमें होता क्या है, इसमें जब भी नर्व में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस रहता है या ब्लड वेसल्स में किसी भी तरीके का कंप्रेशन रहता है, तो उस वजह से आपको फेस में पेन होने का फीलिंग होने लगता है। और जब भी वो फीलिंग आपको पेन की आती है, क्योंकि पेन जो होता है इसका कोई हल्का सा नहीं होता है, इसमें काफ़ी तेज का पेन होता है पेशेंट को, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहता है और वो सह नहीं पाता है उस पेन को। उसे एक मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके की यह प्रॉब्लम है। चलिए अब जानते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का कैसे वो अपने फेस पे फैला हुआ है या क्या क्या जो है डिवीज़ेस उसमें जा रही है। थोड़ा सा एनाटमी का पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे जो ब्रेन है उसमें 12th क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उसमें से 5th हमारी जो है ट्राइजेमिनल होती है। तो ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। तो ये जो 3 ब्रांचेस होती हैं हमारे पूरे फेस में फैली हुई होती है और जिनका अलग अलग होता है। एक का सेंसरी वर्क होता है तो एक का मोटर वर्क और सेंसरी दोनों होता है, जो हमारे फेस में इस तरीके से फैली होती है। और वो इस जगह पे होती है हमारी नर्व, जो इस तरीके से पूरे फेस को कंट्रोल कर रही होती है। जी हाँ। तो गाइस, इसमें क्या होता है कि जब भी पेशेंट को बहुत तीव्र पेन होगा, करंट टाइप का पेन होता है, तो वो पूरे मसूड़ों तक फैल जाता है। कुछ टाइम तो ये आपको कभी होगा कभी नहीं, कभी होगा कभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम के आप बात देखेंगे कि आपको कंटिन्यूसली पेन रहने लग गया है। तो आप जब भी ब्रश करेंगे तो आपको परेशानी है, जब आप टॉवल से मुंह पोंछेंगे तो भी आपको परेशानी है, हवा का जब भी झोंका आपके मुंह को भी छुएगा तो भी आपको पेन फील हो। हम जान लेते हैं किन किन एज ग्रुप्स में ये देखने को मिलता है। गाइस, नॉर्मली ये 20 to 80 एज में देखने को मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल तौर में 40 to 60 एज में सबसे ज़्यादा देखा गया है। तो गाइस, इसके कॉज क्या क्या होते हैं, कॉज क्या क्या होता है इसमें। कॉज सबसे पहला जो अननोन रहता है, किसी भी वजह से आपको हो सकता है। दूसरा, कोल्ड या आप गर्म कुछ ज़्यादा खा रहे हैं उस वजह से आपको हो सकता है। या फेस में किसी भी तरीके की वेसल्स में इंजरीज़ हो रही हैं, या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ भी आपने कुछ ऐसा खा लिया है उस वजह से आपको ये हो सकता है। या बात करते करते आपको ये हो सकता है, या फेस वॉश आप कर रहे हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो भी आपको हो सकता है। तो गाइस, इसका कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि ये हो जाए। या कुछ लोग जो है फेस में जो लोग जो है जो सबसे ज़्यादा गगन हो गया, गुटखा इस तरीके का सेवन नहीं करते हैं, उनमें भी ये देखा जा सकता है। तो इसका कोई रीज़न नहीं है, तो इसलिए आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो गाइस, अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, सिम्टम्स तो इसके जब भी है, सबसे पहला सिम्टम्स तो पेन ही होता है कि फेस में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। और सेकंड क्या है कि इसमें पेशेंट को पेन के साथ साथ वो पूरे फेस में पेन जो है फैलता है, तो ये चीज़ इसमें ज़्यादा रहती है। और पेन भी अलग टाइप का होता है, जैसे कि करंट जैसा लग गया हो या इस तरीके का पेन जो है स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी पेन पेशेंट को रहने लगता है, कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनके एक साइड हो रहा होता है। तो कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका रेयरली केस में हमने देखा है कि दोनों ही तरफ उसको पेन हो रहा है और दोनों ही तरफ की जो है प्रॉब्लम्स उसे हो रही हैं। तो इसमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए हमें फेस की एक्सरसाइज पहले से ही करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो नसें हैं वो स्वस्थ रहें, उनमें कोई भी परेशानी ना रहे।
और फेस की भी हमें जो है बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं एक्चुअली अपना। हमने नेक की कर ली, कमर की कर ली, सबकी कर ली, लेकिन फेस छूट जाता है, तो वो भी हमें करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इससे पीड़ित हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से लें और इसी तरीके से मोटिवेट रहें, और घर वाले उनके जो है उनको सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे कि वो उनका मोरल बिल्कुल भी डाउन ना हो। जी हाँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में मैंने अक्सर देखा है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि वो खाना भी उनका बहुत टफ़ हो जाता है। वो लिक्विड की चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिनको ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है, वो खाना अच्छे से चबा नहीं पाते हैं, तो इस तरीके की दिक्कतें जो है इसमें रहने लगती हैं। तो गाइस इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को डर भी लगने लगता है एक टाइम पे कि अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा तो कहीं ऐसी दिक्कत तो नहीं हो जाएगी फेस में। तो वो कभी भी सेविंग करेगा या कभी ब्रश कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहा है तो उससे मतलब फ़ील ऐसी आएगी कि कहीं अब पेन तो नहीं हो जाएगा। तो जब भी वो ऐसा करेगा तो उसे एक्टिविटी भी जो है वो थोड़ा कम करने लगता है, जिस वजह से उसको दर्द ना आए, क्योंकि इसका दर्द बहुत खतरनाक होता है। तरीके से वर्क नहीं कर पाती, वहाँ का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि नर्व्स की कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, कंप्रेशंस चल रहा होता है, जिस वजह से होता है। क्योंकि बार बार उस नर्व्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से एकदम से शूटिंग पेन आएगा और पेशेंट प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें आगे ट्रीटमेंट में हम क्या क्या बता सकते हैं। गाइस, डॉक्टर से जब भी आप कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर आपको पेन किलर्स तो ज़रूर देगा, क्योंकि पेन उसमें इतना ज़्यादा होता है, तो पेन किलर की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जिससे कि उसका पेन कुछ कम हो जाए, इसलिए पेशेंट को जो है डॉक्टर पेन किलर्स प्रोवाइड करेगा। मसल रिलैक्सेंस भी पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि उसकी मसल्स जो है वो थोड़ा रिलैक्स रहें और वो भी कंफर्टेबल रहे पेशेंट, क्योंकि ऐसी समस्या में ना पेशेंट रात भर सो भी नहीं पाता है। कई सारी दिक्कतें होती हैं जिस वजह से वो अपनी कई सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, जैसे कि ब्रश करना और फेस वॉश करना, मुँह पोंछना, कई सारी दिक्कतें वो नहीं कर सकता। च्यूइंग की उसे प्रॉब्लम रहती है, यानी कि खाने में, चबाने में उसे कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जब भी वो चबाएगा कुछ टाइम बाद ही उसे पेन दोबारा आने लग जाता है, तो इस तरीके की दिक्कत इसमें होने लगती है। अब उसमें विटामिन B1 और B12 भी दिए जाते हैं, उसमें अल्कोहल के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, एंड माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन करके जो है वो भी इसमें होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें होता है, एंड सर्जरी तो है ही इसमें, MVD सर्जरी, जिसके थ्रू ये सक्सेस हो रही है आजकल, लेकिन ऐसा अब तक आया नहीं है कि श्योरिटी नहीं है कि सही होगा, बट कहीं अब हम जानते हैं फिजियोथेरेपी असेसमेंट। उस असेसमेंट में हम पेशेंट में कैसे चेक करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया इसको होने के चांस हो रहे हैं या वही है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा तो सबसे पहले हम कोई भी पिन हमारे पास होगी तो उससे दबा के जो है पेशेंट का चेक करेंगे सेंसरी, उसका सेंसरी जो है सेंसेशन कि उसका कैसा, सब जगह हम करेंगे फेस में कि कहाँ पे उसे फ़ील हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो पेशेंट हमें उस समय पे बताएगा कि मैम यहाँ फ़ील हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, इस तरीके से। सेकंड में क्या करेंगे कि हमारे पास कॉटन होगी, तो कॉटन लेके हम आई बॉल जो उससे कहेंगे ऊपर करने के, और चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सेस उसके किस तरीके के हैं। उसके बाद हम उसकी मूवमेंट्स वगैरह चेक कर लेंगे, आईज़ बंद करा के देख लेंगे, आईब्रोज़ को इस तरीके से देख लेंगे कि ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि फेस के भी कई सारी मूवमेंट्स का लॉस होता है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि पेशेंट की वो चीज़ें तो नहीं है। तो जब भी हमारे पेशेंट आएगा तो इस तरीके से असेसमेंट कर लेंगे, तो हम फिर उन सब चीज़ों पर भी वर्क करने की कोशिश करेंगे या उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी उन्हें बताएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें हम एक्सरसाइज क्या क्या करा। गाइस, अब इसमें एक्सरसाइज अगर आपसे डॉक्टर बोल देते हैं कि आप अपना एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी कराएं तो वो आप करवा सकते हैं। बाकी जो है कंडीशन वहाँ पे जाके ही पता चलेगी कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं करते हैं। तो थोड़ी बहुत उनकी जो है नेक की जो है हल्की की स्ट्रेचिंग आप हल्की हल्की करवा सकते हैं, जिससे कि उसके आसपास की जो नसें हैं वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम में ना आए। हल्की हल्की आप ये वाली भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो है पेशेंट के आसपास का एरिया उसको अफेक्टेड होने ना दे। आई के मूवमेंट्स आप इसमें कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि आप अपना मुंह हल्का सा खोलें एंड बंद करें, अगर पेशेंट कर पा रहा है। साइड टू साइड भी आप करवा सकते हैं पेशेंट को।
गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएं, ताकि मेरी यह वीडियो लोगों के लिए लाभदायक रहे। और जिनको यह समस्या जूझ रही है वो भी यह वीडियो ज़रूर देखें और वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि हमें मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे और मेंटेनेंस रख सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हमें आपकी वीडियो पसंद है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो और अच्छी चाहिए तो मैं आपके लिए, अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं बनाऊं तो वो भी मैं बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी ज़रूर लाने की कोशिश करूंगी वीडियो। एंड गाइस, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है, इस वजह से मेरी वीडियो जो है वीकली आ पाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर स्टार्ट करूँ, बट रेगुलर जो है नहीं हो पा रहा है, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं रेगुलर लाने की कोशिश करूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।